हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इन इंडिया जो पार्ट नंबर 3 है इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बता दिया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जो भी हमारी कंट्री बाहर की कंट्री से पैसों का लेन देन करती है तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको बनाता कौन है? RBI बनाती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा आना और आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। दोनों में कौन कौन सा टाइप होता है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले बताया था विजिबल गुड्स। विजिबल गुड में क्या आता है? जितने भी टेंजिबल हैं। फिर बताया था इनविजिबल गुड जिसमें आपकी सर्विस, इनकम ट्रांसफ़र, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था फॉरेन बोरोइंग जो होती है, बाहर से जो हम उधार लेते हैं, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो पहले दो मैंने बताया आपको विजिबल और इनविजिबल, ये आपका आता है, इसके लिए हम करंट अकाउंट बनाते हैं। और जो तीसरा जो था फॉरेन वाला जो इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग का, उसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। फिर मैं बताया था कि विजिबल अकाउंट गुड्स में, विजिबल गुड्स में हम क्या क्या करते हैं? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट जो होता है उसको प्लस करते हैं, इम्पोर्ट को माइनस करते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है उसके बदले में, तो उसको प्लस और माइनस टोटल ओवरऑल जो आएगा वो होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और मैंने इसका क्वेश्चन भी बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैसे पूछा जाता है। फिर मैंने आपको इसके कंडीशन बताए थे कि बैलेंस BOT हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, या आपका सरप्लस हो सकता है, या डेफिसिट हो सकता है। और फिर मैंने आपको इनविजिबल के बारे में बताया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको फॉरेन रिजर्व और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन बोरिंग के बारे में बता दिया, ठीक है। बोरिंग के बारे में बता दिया। चलिए आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फॉरेन रिजर्व क्या होता है। फॉरेन रिजर्व क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, आप मुझे बताओगे एक फेवरेबल, एक टर्म आई थी फेवरेबल BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल कौन सा होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। और फिर मैंने आपको बता दिया था। तो मेरी एक छोटी सी बात को बहुत अच्छे से याद रखना, मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया, महंगाई बढ़ने का कारण, इन्फ्लेशन चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि अगर मार्केट में करेंसी ज़्यादा होगी, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसों की वैल्यू डाउन हो जाएगी। भाई हर बंदे की जेब में पैसा है तो हर बंदा वो चीज़ों को अफोर्ड कर पाएगा, तो चीज़ों के प्राइस भी बढ़ते जाएंगे, तो महंगाई बढ़ती है क्योंकि पैसों की वैल्यू डाउन होती है। सेम एक बात मेरी याद रखना, अगर आपको अपना पैसा स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको पैसे की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करना है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो क्या करना है? मार्केट में डॉलर ज़्यादा दो और पैसा जो आपका रुपीज़ है वो रिड्यूस करो। इससे क्या होगा? जब मार्केट में डॉलर ज़्यादा आएंगे तो हर बंदे के पास डॉलर होगा, तो इसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड कर सकता चीज़ें, तो इसलिए वो डॉलर भी ज़्यादा मांगना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी चीज़ आपको लगता है कि मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो क्या करो? उसको मार्केट में कम कर दो, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से आपका पैसा डॉलर के मुकाबले ऊपर नीचे होता है। ये डिपेंड करता है कंट्री की पॉलिसी कैसी होती है। अगर आपको इम्पोर्ट ज़्यादा करवाना है, भाई बोलेगा अगर रुपीज़ की वैल्यू डाउन कर दी तो इंपोर्ट ज़्यादा होगा कम होगा? भाई ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पैसा कमज़ोर हो गया एज़ कम्पेयर टू डॉलर। तो बाहर के लोग बहुत ईजिली आएंगे, अपना $2 लेके आएंगे और यहाँ पे आके महंगा आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। एक ही डॉलर के मान लीजिए 100 रुपीज़ मिल रहा है, तो उसको तो मजे हो गए। $2 वो 200 की चीज़ लेके जा रहा है, तो वो ज़्यादा चीज़ें अपनी साइड लेगा क्योंकि सस्ती पड़ रही हैं। लेकिन अगर पैसा ऊपर चढ़ गया तो इम्पोर्ट बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक गाइज वो है आपका फॉरेन रिज़र्व। क्या है? फॉरेन रिज़र्व। अब बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता कि फॉरेन रिज़र्व होता क्या है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ फॉरेन रिज़र्व क्या होता है, फिर इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए लिख लीजिए आप फॉरेन रिज़र्व। फॉरेन रिज़र्व होता क्या है? तो फॉरेन रिज़र्व क्या होता है? फॉरेन मतलब बाहर की चीज़ें, और रिज़र्व मतलब कुछ चीज़ों को रिज़र्व करना। तो रिज़र्व किसको करते हैं? तो मैंने बोला कि इसमें हम पढ़ेंगे BOP के बारे में, जो बाहर से पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, और पैसे किस टर्म में, किस किस चीज़ को हम पैसों में इन टर्म्स ऑफ मनी काउंट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था करंट और कैपिटल अकाउंट किस चीज़ का बनता है। तो फॉरेन रिज़र्व में बेसिकली होता क्या है कि बाहर के जो पैसे होते हैं, जो करेंसी होती है, तो वो जैसे मान लीजिए डॉलर है,
तो वो डॉलर अपने पास क्या करता है, आरबीआई रिजर्व करके रख लेता है, क्योंकि रिजर्व बाहर से डॉलर आया, डॉलर के बदले में इंडिया में पैसा चलता है, डॉलर थोड़ी चलता है, तो वो ये डॉलर लेगा, इसके बदले में जितनी वैल्यू होगी उस हिसाब से पैसा देगा। अब इस बंदे को बाहर से चीज़ें मंगवानी है, तो वो चाइना को जाके, जहाँ यूएसए को जाकर उनका जो यूरो या डॉलर जो भी डॉलर है, तो ये बंदा रुपीज़ दे के थोड़ी आपकी यूएसए से चीज़ें मंगवा सकता है, इसको डॉलर चाहिए, तो ये डॉलर किससे लेगा, आरबीआई से, और आरबीआई इसको डॉलर देगी, फिर उस डॉलर के मुकाबले में कुछ लेके आएगा। तो फॉरेन रिजर्व क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, तो आपको उनकी करेंसी चाहिए होती है, और जिस कंट्री की करेंसी वैल्यू ज़्यादा होती है वो फॉरेन रिजर्व ज़्यादा रखा जाता है, ताकि वहाँ से ट्रेड अच्छा हो पाए, वहाँ से चीज़ें लेने के लिए क्षमता हो आपकी। ठीक है, तो फॉरेन रिजर्व तो ये हो गया। अब फॉरेन रिजर्व में हम क्या क्या रिजर्व करते हैं, फॉरेन रिजर्व में हम क्या क्या रिजर्व करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अभी मैं आपको एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। तो फॉरेन रिजर्व में सबसे पहले क्या क्या रिजर्व रखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले क्या रखा जाएगा, फॉरेन करेंसी, जो बाहर की करेंसी है उसको रिजर्व करके रखती है आरबीआई। ठीक है, उसको रिजर्व करके रखती है आरबीआई। तो फॉरेन करेंसी में क्या क्या आती है ये आपको याद रखना है, कौन कौन सी करेंसी होती है। एक होता है डॉलर, एक होता है डॉलर, एक तो इसको रिजर्व रखती है। दूसरा होता है यूरो, ठीक है, जिसका सिंबल ऐसे होता है कुछ, ठीक है, यूरो। तीसरा होता है आपका ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, जिसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका जापान का, जापान करेंसी कौन सी, येन, कौन सी होती है, इसका सिंबल ऐसे होता है कुछ ऐसे, ठीक है, येन। और एक लास्ट में ऐड हुआ है वो है आपका जुआन, YUAN, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि फॉरेन रिजर्व में करेंसी कौन कौन सी रखी जाती है। जो इंडियन जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो इसको रिजर्व करके रखती है। सबसे पहले डॉलर रखती है, फिर यूरो रखती है, ब्रिटिश पाउंड, और जापान का येन, और इसके बाद जुआन। तो ये 5 करेंसी हैं, ये अभी बाद में ऐड हुआ था, तो ये 4 मेन है, तो ये पांचों को वो रिजर्व करके रखती है। ठीक है, ये पांचों को रिजर्व करके रखती है। दूसरे नंबर पे क्या रिजर्व करती है वो करती है आपकी आरबीआई गोल्ड, ठीक है, गोल्ड को भी रिजर्व करती है। तीसरे नंबर पे ये रिजर्व करती है किसको, एसडीआर। ये एसडीआर क्या होता है, देखिए एसडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होता है, ये बेसिकली आईएमएफ की करेंसी होती है। मतलब आप आईएमएफ से पैसा निकलवा सकते हो, आपके पास कितना राइट है, तो जिस हिसाब से आपका वैल्यू होगा उतना ही आप चीज़ें निकलवा सकते हो। ठीक है, तो इंडिया के पास कितने डॉलर, लगभग ये आपका लगभग 2020 तक ये था आपका 1.4 बिलियन, इतना एसडीआर करेंसी थी, इतना पैसा वो यहाँ से निकलवा सकती थी, इतनी इनकी कैपेसिटी थी। उसके बाद क्या रिजर्व रखा होता है आपका 4th नंबर पे, एक होता आपका रिजर्व पोजीशन, इन आईएमएफ में पोजीशन को रिजर्व करके रखना। ठीक है, आईएमएफ में पोजीशन को रिजर्व करके रखना। चलिए, ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि फॉरेन रिजर्व में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है आपका फॉरेन की करेंसी रखती है, करेंसी किस किस की है ये याद रखना, ये पांचों कंट्री याद रखना कि करेंसी कौन कौन सी आती है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। दूसरी चीज़ जो रिजर्व करते हैं वो करते हैं गोल्ड। तीसरी एसडीआर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई। और एसडीआर क्या होता है आपका, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, जो आईएमएफ से आप करेंसी आईएमएफ की करेंसी होती है। और इसकी फुल फॉर्म आप बताना, आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, फिर आपकी रिजर्व पोजीशन क्या है आईएमएफ में, ये 4 तरह के रिजर्व होते हैं। अभी जो रिजर्व इंडिया की पोजीशन वो कितनी है, 2020 तक थी 4.6 बिलियन, कितना डॉलर था, 4.6 बिलियन डॉलर आपकी पोजीशन थी, इतने रिजर्व था आपका आईएमएफ में।
तो बेसिकली आपको इसमें याद इतनी सी बात रखनी है, क्योंकि 10 नंबर की इकोनॉमिक्स है, ये टॉपिक में कितना डेप्थ में जा सकता है उससे ज़्यादा आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन एग्जाम आएगा, इसमें से कौन सा आरबीआई का रिजर्व नहीं होता, कौन सा फॉरेन रिजर्व नहीं होता। जो फॉरेन रिजर्व आरबीआई कौन सा नहीं करती, तो चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन अलग रख देगा। ठीक है, और एसडीआर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आई होप आप ये चारों पॉइंट याद रखोगे कि फॉरेन रिजर्व में क्या क्या आता है। ठीक है, एक कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, फॉरेक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, तो फुल फॉर्म इसकी याद रखना। ठीक है, तो कभी कभी ये फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको बस 4 ही पॉइंट याद रखने हैं। एसडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इसके आगे इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट की, फिर उसके बाद मैं रिवाइज करके बीओपी प्लस आपको करवाऊंगा इसके एमसीक्यूज, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर हम अगली 2 क्लासेस में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ख़त्म करने वाले हैं, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को बना पाओ। एंड आई होप आपको अभी फॉरेन रिजर्व की बात समझ आ गई होगी कि फॉरेन रिजर्व क्या होते हैं। अब देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है, आपकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, आपका फेवरेबल बीओपी आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर फेवरेबल आए मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है, प्लस हो रही है, या आपका अनफेवरेबल आए, या आपका अनफेवरेबल बीओपी आए। तो अगर फेवरेबल है इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मनी मिल रही है, एक्स्ट्रा इनकम बन रही है, एक्स्ट्रा मनी मिल रही है। तो इस केस में जो भी एक्स्ट्रा मनी होगी वो कहाँ पे रिजर्व हो जाएगी, वो आरबीआई अपने पास रिजर्व रख लेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी मतलब बाहर आपने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था, पैसा आपको ज़्यादा मिला, तो इसलिए वो करेंसी जो फॉरेन करेंसी है वो क्या करेगी, ये आरबीआई रिजर्व करेगी। अगर तो अनफेवरेबल है इसका मतलब मनी क्या है आपके पास, लेस मनी है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हो गया तो मनी कम आई। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आरबीआई से पैसा निकाला जाता है। अगर कम पड़ रहा है तो फिर आरबीआई जो रिजर्व रखा वो देगी। ठीक है, लेकिन बीओपी क्राइसिस क्या होते हैं, तो बीओपी क्राइसिस की वजह से ही बहुत बुरी हालत हो चुकी थी एक बार। कब, 1991 में। ऐसा 3 बार हुआ जब बीओपी क्राइसिस हुए, एक 1957 में, एक 1965 में, 1957 से 1965 तक, एक 1980 में और एक 1991 में। 1991 में, तो 1991 में हम लोग पढ़ेंगे 1991 में क्या हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था, तो अनफेवरेबल आने का मतलब क्या होता है कि आपके पास फॉरेन रिजर्व बिल्कुल ख़त्म हो गए, फॉरेन रिजर्व बिल्कुल ख़त्म हो गया, और उसी को बोलते हैं बीओपी क्राइसिस। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो पैसा आ रहा था जा रहा था, टोटल कितनी मनी आई, इनफ्लो कितना था और आउटफ्लो कितना था। तो अगर आपका आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया तो आपके पास रिजर्व क्या होगा, आप आरबीआई से लेना स्टार्ट कर दोगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आरबीआई के पास पैसे खत्म हो गए, फॉरेन जितना उसने रिजर्व रखा था, जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, जब ये होना स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ, बीओपी क्राइसिस आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ गया, क्राइसिस आ गया, बुरी हालत होगी। इंडिया के पास पैसा ही नहीं बचा रिजर्व, जो बाहर से इंपोर्ट भी कोई चीज़ें कर पाई। भाई आपके पास रिजर्व में डॉलर नहीं है तो बाहर से चीज़ कैसे लोगे, कहाँ से लोगे, पैसा थोड़ी चलता, वहाँ पर रुपये तो चलता नहीं है। ठीक है, तो इंडिया का इतनी बुरी हालत हो गई थी 1991 में। उस टाइम पे जो आपकी एलपीजी आई थी उसने पूरे इंडिया के पूरा मतलब फेस ही चेंज करके रख दिया। ठीक है, तो हुआ क्या था बीओपी क्राइसिस में, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे कि बीओपी क्राइसिस कैसे आया, वजह क्या थी आने की। ठीक है, जब इसको हम पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम लोग एलपीजी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, और आपकी 2 क्लासेस में इसको मैं ख़त्म करूँ। आज मैं आपको बीओपी क्राइसिस नहीं बता रहा हूँ, बीओपी क्राइसिस बाद इतनी सी बात बता रहा हूँ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हुआ, आपका अनफेवरेबल आना स्टार्ट हो गया, आपके पास पैसा कम हुआ, फिर आपने आरबीआई से भी रिजर्व लेना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा कि आरबीआई के पास भी आरबीआई भी खाली होगी। ठीक है, 1991 में ऐसी कंडीशन आई थी जो सबसे डेंजरस थी। ठीक है, इससे पहले भी आई थी लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए थी, वो इतनी डेंजरस नहीं थी। इस टाइम क्या हुआ, फिर इंडिया ने लोन लिया, किससे, आईएमएफ से, लेकिन उसने भी कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी, कि आप अपनी करेंसी को सस्ता करो ताकि बाहर के लोग आपसे चीज़ें लें और आपकी इंपोर्ट बढ़े और आपके पास क्या हो, पैसा आए।
ठीक है, बाहर से पैसा है, एक्सपोर्ट बढ़े, आप सॉरी इंपोर्ट नहीं, आपका एक्सपोर्ट बढ़े, आप रुपीज़ को सस्ता कर दो। IMF ने एक कंडीशन रखी क्या, कि आप अपने रुपीज़ की जो करेंसी है आपके रुपीज़ उसको डाउन करो, सो एज आपकी चीज़ें सस्ती हो, बाहर वाले को लगे कि यहाँ पे पैसे की वैल्यू कुछ नहीं है, मेरा डॉलर बहुत महंगा है, वो डॉलर फेंकेगा, चीज़ लेगा, इससे क्या होगा, आपके पास डॉलर आएंगे। ठीक है, ये उसने कंडीशन रखी थी। तो आई होप आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि फॉरेन रिज़र्व क्या होता है। फॉरेन रिज़र्व क्या होता है, मैंने 4 चीज़ों के बारे में बताया, उसमें SDR इंपॉर्टेंट था, याद रखना। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए फेवरेबल BOP, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल में क्या होता है, जब आपके पास जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, आपके पास जो आउटफ्लो ज़्यादा, इनफ्लो कम होता है, मनी कम आती है, तो आप RBI से भी लेना स्टार्ट कर दो। जब RBI भी खाली होना स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं बुरी तरह से अनफेवरेबल कंडीशन थी, अनफेवरेबल BOP थी। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कि BOP क्राइसिस क्यों आए थे, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक मैं रिवाइज कर देता हूँ, हमने जो भी पढ़ा BOP में, फिर मैं इसके क्वेश्चन ले रहा हूँ, सो एज आप लोग इस चैप्टर को समझ पाओगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्लास को अगर आप देख रहे हो तो एक बार कॉपी खोल के पिछली 2 क्लास देख लेना कि उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक तो आपको देखना है कि इनफ्लो किस किस का होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों किस किस का हम रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है आपका विजिबल, एक इनविजिबल। विजिबल में क्या आता है, इनविजिबल में क्या आता है। ठीक है, और फॉरेन बोरोइंग में क्या आता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या आता है। करंट अकाउंट किसके लिए बनता है, कैपिटल अकाउंट किसके लिए बनता है। ठीक है, ये याद रखना। तो इसके बाद और क्वेश्चन कहाँ से आता है, और क्वेश्चन आता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जब एक्सपोर्ट प्लस होता है इंपोर्ट माइनस, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा कैसा हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। फिर मैंने इनविजिबल बताया, इनविजिबल में क्या आता है, जितनी भी आपकी सर्विस वगैरह आती हैं, जितनी भी सर्विस आती हैं, गिफ्ट आते हैं, ग्रांट आते हैं, डोनेशन आता है, रेमिटेंस आती है, आपकी जितनी भी मदद की लोगों ने वो आता है, तो वो सारी इनविजिबल में आता है। विजिबल और इनविजिबल के लिए आपका एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट, तो ये आपको याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया था फॉरेन बोरोइंग क्या होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मैंने FTI और FII में डिफरेंस समझाया। FTI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको FDI और FII में डिफरेंस समझाया। FII होता है शॉर्ट टर्म, वो होता है लॉन्ग टर्म, टाइम से लेना देना नहीं है। अगर आपका हिस्सा 10% फॉरेन का, बाहर वालों का हिस्सा किसी भी इंडिया कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और उनका हिस्सा 10% से कम है, उसको बोलते हैं FII। अगर 10% से ज़्यादा हिस्सा है तो उसको बोलते हैं FDI। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर मैंने बताया था करंट और कैपिटल अकाउंट में दोनों को ऐड करके क्या रिजल्ट आता है, BOP कैसा आता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे थोड़े से MCQs की। किसकी, MCQs की। चलिए गाइस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सबसे पहले बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल विद इन द परव्यू ऑफ कैपिटल अकाउंट, कौन सा कैपिटल अकाउंट में आता है। तो एकदम से दिमाग में ट्राई करना चाहिए कैपिटल में कौन कौन आता है। मैंने आपको बताया था ना, फॉरेन बोरोइंग या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो बताया था मैंने आपको, बताइए नहीं बताया था क्या। और करंट में क्या आता है आपका, विजिबल और इनविजिबल। तो अब बोल रहा है कि डिविडेंड ऑन फॉरेन एसेट्स विच आर एब्रॉड। डिविडेंड मतलब होता है हिस्सा, आपको शेयर मिल रहा है, तो मतलब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट कैसा होता है, इनविजिबल में आता है, करंट का पार्ट है, लिखा भी हुआ है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से गिफ्ट मिल रहा है, ये भी क्या है, ये भी इनविजिबल में आता है, करंट का पार्ट है, गलत हो गया। मैंने एग्जांपल एग्जैक्टली लिखवाए भी हैं आपको। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो FII मैंने बताया था आपको, तो ये कैसा होता है, यही वो सही आंसर है जो कैपिटल अकाउंट में आता है। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ बताना चाहता हूँ क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक और करेक्ट रिकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्ड को ध्यान से पढ़ना, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात नहीं हो रही, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। ऑप्शन देखते हैं, द मोनेटरी, मोनेटरी मतलब होता है पैसों के टर्म में, बिल्कुल सही है। डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इंपोर्ट, बिल्कुल सही था। ऑफ एन इकोनॉमी इज वन फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बिल्कुल सही बात है। एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो पैसों की टर्म में डिफरेंस होता है उसी को बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, दूसरा कि दो बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस क्या है, इज द पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बिल्कुल सही बात है।
बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही तो इसको पढ़ रहे थे, आप ध्यान से कॉपी खोल के देखना। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट बीओपी के रिकॉर्डिंग सही है। इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बिल्कुल सही है, एक कंट्री का रेजिडेंस, तो एक इंडिया की बात हो रही है, रेजिडेंस मान लो मैं हूँ इंडिया का, मैंने फॉरेन कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करा है, तो बिल्कुल आना जाना कंट्री के साथ लगा रहता है, बाहर वाले और इंडिया का, उसको रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना, बोल रहे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं होते करेंसी के ऊपर, तो सही बात है ना भाई, करेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट थोड़ी होते हैं। तो सही बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि करेंसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कंट्री के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये कंट्री के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो बिल्कुल सही है। ये बोल भी सकता था इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द करेंसी, तो इसका मतलब यही है, बस घुमाने के लिए आपको नॉट और इंडिपेंडेंट लिख दिया। ये कंट्री के बोल रहा है कि करेंसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, सही बात है ना, डिपेंडेंट होते हैं, सही बात है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, बोथ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीओपी। कौन सा सही है, बीओपी इज द आउटकम ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी विद द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है, टोटल ट्रांजेक्शन आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड, एंड विद इन द कंट्री इन अ 1 ईयर। तो विद इन द कंट्री वाला स्टेप गलत था, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये सही नहीं है। चलिए ये सही नहीं है। आ गया द नेगेटिव बीओपी मीन्स इट इज़ ऑलवेज अनफेवरेबल फॉर इकोनॉमी। बीओपी का नेगेटिव आना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेगेटिव आना, इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव आना क्या हमेशा अनफेवरेबल होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि आपका पैसा आउटफ्लो ज़्यादा हुआ, इनफ्लो कम हुआ, आउटफ्लो ज़्यादा इनफ्लो कम है। तो ये हर बार सही थोड़ी होता है, आउटफ्लो ज़्यादा, कभी कभी हम लोग एक्सपोर्ट कम करके इंपोर्ट ज़्यादा भी कर लेते हैं, इंपोर्ट हम ज़्यादा भी करते हैं कभी कभी, ठीक है, इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, कभी कभी हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए भी क्या करते हैं, आपका बीओपी कम लेके आ जाते हैं, अपनी वैल्यू करेंसी की डाउन कर देते हैं, ताकि बाहर के लोग यहाँ से ज़्यादा चीज़ें ले पाएँ, ठीक है। तो ये बात सही थी, फिलहाल के लिए इसको मैं नहीं मुझे समझ आ रही, मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल। चलिए अगला मैंने पढ़ा, ट्रांसफर्स पेमेंट सच एज फॉरेन एड एंड रेमिटेंस और नॉट इंक्लूडेड इन बीआईपी। क्या सही बात है क्या, मैंने आपको फॉरेन एड, फॉरेन की हेल्प और रेमिटेंस जो होते हैं, मैंने किस में बताया था, इनविजिबल में बताया था, तो ये इंक्लूड बीओपी में नहीं, ऐसा है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत है। दूसरा मान लो आपको नहीं समझ है, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन ये लिख लेना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिकॉर्डिंग बीओपी, नॉट करेक्ट बताने हैं, पहला सही नहीं है। बोल रहा है कि पहला, तो ओनली फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन देख लो, मान लो सेकंड आपको नहीं पता है, फर्स्ट और थर्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका तो समझते कि फर्स्ट सही है, मतलब फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है, मुझे पता था, तो ओनली फर्स्ट वाली बात भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता थर्ड भी गलत है, ये ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा तीसरा, तो पहला भी तो गलत था, तीसरा गलत, पहला भी गलत था, पहला दूसरा तीसरा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आरबीआई रिजर्व है, आरबीआई क्या रिजर्व करता है, गोल्ड, फॉरेन करेंसी, एसडीआर, रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। तो इसका आंसर सारे हैं, तो मैंने बताया था ना ये चारों ऐसे क्वेश्चन आता है, पूछ लिया कौन सा नहीं करता, एक ऑप्शन डिफरेंट थे। आगे क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। तो बताना कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है, तो साफ सी बात है, सामने दिख रहा है, क्या फॉरेन लोन्स कैपिटल है, बिल्कुल सही है, उधार लेना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी सही है, दोनों कैपिटल में आते हैं। प्राइवेट रेमिटेंस, कोई हेल्प मिल गई, तो ये किस में आता है, करंट में आता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कोर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कोर्स, तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला दूसरा और चौथा बिल्कुल करंट के अकॉर्डिंग है, पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। देखो बीओपी नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, बीओपी नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, बीओपी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब आपकी वैल्यू कम हो गई है, आपका फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहे हैं, ठीक है, फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, क्या करोगे, एक्सपोर्ट बढ़ाओगे। क्यों बढ़ाओगे भाई, फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन रिजर्व चाहिए आपको, एक्सपोर्ट बढ़ाने से आपकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, डाउन करनी पड़ेगी। भाई कॉमन सी बात है, आप अपने पैसे की वैल्यू कम कर दो, बाहर के लोग आपके पास दौड़े चले आएंगे, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंट्री इसको करती हैं, इसी को बोला जाता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी,
डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है? करेंसी की वैल्यू को कम करना। क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हो। तो ये सीधा सीधा रिलेशन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द पेपर गोल्ड टर्म मीन्स, जो पेपर गोल्ड टर्म्स है इसका क्या मतलब होता है? तो पेपर गोल्ड टर्म आपकी जो यूज़ की जाती है वो की जाती है आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स के लिए, SDR आपका IMF। ये IMF की करेंसी होती है, इसको बोलते हैं पेपर गोल्ड। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, ठीक है। और ऊपर वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये वाला, ये मैंने आपको समझाया भी दिया। इफ़ BOP इज़ नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी का डिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन थे जिससे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि BOP से क्वेश्चन कैसे आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आपको याद रखना है कि करंट में क्या आता है और आपका कैपिटल में क्या आता है। जो मैंने लिखवाए पॉइंट वो याद कर लो कि गिफ्ट वगैरह किस में आते हैं, टेंजिबल किस में आते हैं, मैं सब कुछ आपको बता दिया। इन्वेस्टमेंट किस में आते हैं, उधार वगैरह किस में आता है, ये मैंने बताया। फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए कि BOP होता क्या है, नेगेटिव आने से क्या मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म करने की, अगर नहीं हो पाए तो उसकी अगली क्लास में हम ख़त्म करेंगे। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।